चलो आज हम लोग एक बार फिर से पुरुषों में जनन। देखो, जनन में पुरुष वाला तो खत्म कर दिए, आज महिला वाला जननांग हम लोग क्या थोड़ा सा पढ़ेंगे। पुरुषों में लिख दिया, इसको पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग पुरुषों में जननांग थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा हम लोग पहले यहाँ पे देख लेंगे। आ रहा होगा, आ रहा है ना? ठीक, चलो इधर देखो। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या पहले। आज हम लोग को पढ़ना है क्या जी? शिश्न। शिश्न का मतलब क्या? पेनिस, है ना? चलिए, हम लोग इससे पहले जो है वृषण के बारे में पढ़ चुके हैं। वृषण में क्या होता है जी? अगर तुमसे कोई पूछे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो क्या बोलेगा? वृषण में। वृषण के कौन से कोशिका में होता है छोटी? क्या पे? वृषण कोशिका नहीं बोलेंगे, नर जर्म कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नर जर्म कोशिका बोलते हैं, समझा ना? इस क्या समझा जी? नर जर्म कोशिका में होता है, याद रखना। पहले लिसन टू इधर, समझा? कोई भी हल्ला नहीं करेगा और हंसेगा नहीं, जो हंसेगा उसको हम नतियावे लेंगे, समझा? पहले बता रहे हैं, पहले हम बोले ना तो डंडा रखे हुए हैं, मार के धुक देंगे, समझा? अब एकदम शांति भव। तो याद रखना कि वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। उसके बाद क्या होता है जी? वृषण के जर्म कोशिका होता है ना? उसमें ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और उस शुक्राणु का जो पोषण प्रदान करता है उसमें वो सर्टोली सेल होता है। वही सर्टोली सेल क्या करता है जी? वहां पर उसका निर्माण करने का काम करता है। क्या? सर्टोली सेल जो है ना, वो उसमें पाया जाने वाला एक थी है, कोशिका है। वृषण के अंदर में पाया जाता है सर्टोली सेल। आप बता रहे हैं भाई, तू पढ़ा नहीं ना है? ये लोग पढ़ी है ना, तो तुम आराम से तुम देखेगा। थोड़ा सा हम खाली रिपीट कर रहे हैं अभी, समझा? तुम लोग को तो फिर पढ़ाई करेंगे हम अथी में संडे को। संडे का टेस्ट है, उसके बाद पढ़ाई नहीं होगा ज्यादा। तो तुम लोग को देखो, सुनो पहले, तुम लोगों का जो पढ़ाई होगा वो ज्यादा देरी का नहीं है। ये सब भी देखो कितना देर में जी? 50 मिनट या 40 मिनट में खत्म हो गया था। हाँ तो हुआ ना, तो उसके बाद हो जाएगा। 8 बजे से टेस्ट रहेगा। टेस्ट हमेशा 8 बजे से रहता है, समझा? अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है आज क्या? शिश्न पढ़ना है। शिश्न क्या होता है जी? शिश्न जो होता है एक मांसल संरचना है। क्या है जी? मांसल संरचना है, समझा? शिश्न क्या है? एक मांसल संरचना है, समझा? जो कैसा होता है? बेलनाकार रचना होता है इसका, ठीक है? जो पुरुष का मैथुन अंग मतलब कहलाता है। कौन सा अंग कहलाता है जी? मैथुन अंग, ठीक है? मैथुन अंग का मतलब क्या? कॉपुलेटरी, है ना? जो शारीरिक संबंध बनाने में सहायक होता है। यह वृषण के दोनों यानी दोनों वृषण के बीचों बीच में स्थित होता है। हम तुम लोग को शिश्न दिखाए थे कैसा होता है, समझा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बोलो। क्या को दिक्कत है? 4 दूस नहीं, 4 2 6 6 2 8 2 10 11 12 2। ये लोग पढ़ा जो रहे ना है वो PDF तुझको दे रहे हैं, समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, यह बाहर की ओर क्या होता है कि एगो ढीली त्वचा से मतलब क्या रहता है जी? वो क्या रहता है? ढीली त्वचा से मतलब घिरा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है, समझा? शिश्न का एक शिखर भाग, जो अगला भाग जो होता है ना शिश्न का, ये देखो ऐसे लगभग ऐसे होता है एकरा में। तो ये देखो ऊपर से एगो क्या रहेगा? एगो आवरण ऐसे रहेगा। ये आवरण जो होता है ना, ये कौन सा आवरण होता है जी?
देखो यहाँ पर एगो ढीली त्वचा होता है बाहर में, समझा। तो ये यही वाला ढीली त्वचा है। आई जो आगे जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना, है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लांस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ग्लांस। समझा क्या है जी, ग्लांस है। जानना जरूरी है, इसलिए फ्यूचर उसको जान। समझा। अब उसके बाद देखो जो अगला भाग होता है उसे क्या कहते हैं जी, ग्लांस कहते हैं। जैसे में देखो यहाँ पर तुमको ऐसे दिख रहा होगा, तो इसे क्या जी, ये बाहरी आवरण है, ठीक है। बाहरी आवरण जो ढीला त्वचा होता है, समझा। एकरा में जो ये वाला उभरा हुआ जो भाग तुमको दिख रहा ना है, यही वाला है क्या, ग्लांस कहलाता है। क्या ये वाला वो ढीला त्वचा है, स्किन, ऊपरी वाला स्किन, हाँ। ये वाला क्या है, यही वाला ग्लांस है। जैसे मैं यहाँ पर देखो ऐसे तुमको दिख रहा होगा, ये ग्लांस है, समझा। अब आगे देखो इधर, फिर क्या है जी, मतलब देखो ग्लांस के ऊपर में, ग्लांस के ऊपर में क्या होता है जी, वो ग्लांस के ऊपर में एगो क्या होता है, त्वचा का एगो ढीला आवरण होता है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, क्या प्री यूज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तुमको दिखेगा एगो यहाँ पर ढीला एगो आवरण रहता है, समझा। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ये क्या है जी, एगो ढीला आवरण है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ऐसे एगो ढीला आवरण है। ये ढीला आवरण को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रिंस के क्या बोलते हैं उसको, प्रिंस कहते हैं, है ना, यानी प्री यूज कहते हैं, समझा, प्री यूज। अब देखो शिश्न पुरुष का बाहरी यौन अंग है ना, यानी बोल दें क्या जी, कि शिश्न जो होता है वो पुरुष का बाहरी क्या है जी, मतलब जनन अंग बोल सकते हैं, एक सहायक अंग भी इसको हम लोग कह सकते हैं, जो समझा ना, जो प्रजनन और मूत्र त्याग में क्या करता है जी, कार्य करता है, ठीक है। ये मूत्र त्यागने में भी क्या करता है जी, इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है। फिर उसके बाद क्या है, क्या में आगे चलते हैं। देखो शिश्न के ठीक है बीच में क्या होता है जी, मूत्र मार्ग। देखो यहाँ पर जो है ना, अभी क्या बतलाएं कि जो शिश्न होता है वो क्या एक बेलनाकार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बता, उसके ऊपर में वो स्किन होता है जो ढीला त्वचा होता है, उसके बाहर में जो होता है प्री, जो सबसे आगे होता है, जो गोला भाग होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रीप्यूस कहते हैं, समझा। उस पर भी वो क्या रहता है, वो आवरण रहता है जो ढका हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको देखो क्या कहते हैं उसको हम लोग, यहाँ पे हम लोग उसको प्रीप्यूस, यानी उसके प्रीप्यूस और उसके ऊपर में जो अगला भाग होता है ना, उसे हम लोग ग्लांस कहते हैं। फिर देखो शिश्न क्या होता है जी, शिश्न जो होता है वो मूत्र त्यागने का भी एक मार्ग है क्रम में। जैसे मैं यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर इवला, यहाँ पे बीच में, यानी शिश्न के बीचों बीच में क्या होता है जी, एगो मूत्र त्यागने वाला यहाँ पे एक नली होता है, जिससे क्या होता है जी, इससे मूत्र भी मतलब त्याग होता है। और जब कॉपुलेशन होता है, जब मैथुन होता है, तब क्या होता है यहाँ पर जी, इससे तुम्हारा मतलब क्या होगा, स्पर्म यानी सीमेन भी बाहर निकलने का काम करता है, ठीक है। फिर क्या होता है जी, शिश्न के आगे एक मुंह पर, शिश्न के आगे मुंह पर क्या होता है यहाँ पर जी, शिश्न के मुंह पर जो है ना, ये एक मूत्र यानी छिद्र होता है, जिसके द्वारा वो बाहर खुल जाता है। शिश्न का कार्य जो होता है, निषेचन के लिए शुक्राणु को कहाँ पहुंचाना होता है, स्त्रियों के योनि में पहुंचाने के लिए क्या करता है, ये काम करता है, समझा ना। यानी शिश्न का क्या काम होगा जी, मैथुन के समय जो होगा ये क्या काम करेगा, ये जो काम करेगा वो पुरुषों से जो शुक्राणु होता है, वो शुक्राणु को क्या मादा के योनि में पहुंचाने का ये सिर्फ काम करता है, बस इसका इतना ही इसका काम होता है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है जी, ये शुक्राणु है, ये जो तुमको दिख रहा है ऐसे पूरा क्या है जी, शुक्राणु है। शुक्राणु ऐसा ही होता है, ठीक है।
देखो शुक्राणु जो होता है एकदम सूक्ष्म होता है, एकदम छोटा होता है और एक कोशिकीय होता है, हम लोग को बताए हुए हैं। शुक्राणु कैसा होता है जी? सूक्ष्म होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक ना। फिर क्या जी? सक्रिय। सक्रिय मतलब पूरा एक्टिव होता है, समझा? क्या होता है जी? एक्टिव होता है। ये एक गुणी कोशिका बतावे किए हैं कि ये हेप्लोइड होता है, समझा? हेप्लोइड में यानी एक कोशिकीय ये होगा, जिसका विकास कहाँ होता है जी? शुक्राणु का विकास कहाँ होगा? बताए हैं अभी हम कि वृष्ण के कहाँ होता है जी? शुक्राणु जनक नलिका होता है वहां पे, शुक्राणु जनक नलिका में क्या होगा? नर जन्म कोशिका होगा, वहां पर इसका क्या होगा? निर्माण होगा, समझा? और उसके उसी में एक और कोशिका रहता है, इसका नाम है सर्टोली सेल। वो सर्टोली सेल क्या करता है? इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। वृष्ण में बंद तो जाता है, लेकिन इसका मतलब पूरा परिपक्व कहाँ होता है? पूरा ये परिपक्व का काम इसका कहाँ होता है? उसमें अधिवृष्ण। अधिवृष्ण यानी एपिडिडमिस जिसको कहते हैं हम लोग, वो वृष्ण के ऊपर में होता है। जैसे में देखो वृष्ण ऐसे रहेगा ना, तो यहाँ पर ऐसा एगो ऐसे रचना रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? अधिवृष्ण बोलते हैं, अधिवृष्ण कहते हैं, समझा? ये अधिवृष्ण में यहाँ पे क्या होता है जी? ये परिपक्व होता है यानी डेवलप होता है, समझा? कोई दिक्कत इसमें? शुक्राणु कैसा होता है? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय होता है जी? बताओ। एक कोशिकीय होता है। हेप्लोइड होता है कि डिप्लोइड होता है? हेप्लोइड होता है, समझा? हेप्लोइड क्या? एक गुणित यानी एक कोशिकीय होता है, समझा? ठीक। अब उसके बाद देखो ये इसका निर्माण कहाँ होता है जी? तो वृष्ण में होता है। कहाँ होता है? वृष्ण में होता है। वृष्ण में कहाँ होता है? ये हम आपको बता चुके हैं, समझे ना। और ये क्या करता है जी? वृष्ण की कोई शुक्राणु जनक नलिकाओं में से होता है, और ये क्या करता है? नर युग्मक का भी निर्माण करता है। मेन नर युग्मक कौन है? यही है, समझा? मेल गैमेट। यहां पर देखो ये सब क्या है जी? ये स्पर्म है, समझा? ये तुम देख रहे हैं ना, स्पर्म है। एक बार जब मैथुन के समय एक बार जब एजकुलेट होता है, मतलब बाहर निकलता है सीमेन, उसमें लगभग कितना जी? 25 से 30 करोड़ तक स्पर्म होता है, समझा? कितना? नहीं, सब जिंदा नहीं रहता होगा। जैसे में देखो बहुत होता है ना, है कि मतलब 12 साल से शुरू हो जाता है, तो थोड़ी ना सब जिंदा रहता है, सबका एक टाइम पीरियड होता है, समझा? जो आप लोग को और आगे वाला क्लास में जाइएगा तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे अरे ए लड़का, बैग उधर रखो, अपना बैग हटाओ उस पर से, छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे तो ये कितना होता है जी? एक बार जब ये बाहर निकलता है तो उसमें लगभग कितना होता है जी? 25 से लेकर 30 करोड़ तक इसका संख्या होता है, समझा? कोई मतलब एक दूर गो नहीं होता है 25, और उसमें से एक गो स्पर्म क्या करता है? जो जाके अंडाणु से भाग लेता है। क्या? सब मर जाता है, सब इधर रुक जाता है, या सब अगर मान लो कि 10 गो पहुंच गया ना, तो 10 गो में से एक गो का में से क्या करेगा? भाग लेगा, बाकी सब वहां से खराब हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझा? यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पर दिखा दिए तुम लोग को, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखो ये क्या है जी? ये वाला एग है, यानी फीमेल एग है, समझा? और ये क्या है? शुक्राणु। देखो यहाँ पे बहुत सारा गया था ना, बहुत सारा गया, लेकिन क्या हुआ? इसमें से एक ही को क्या किया? इसे भाग लिया, और एक में से कोई भाग नहीं लेता है। और इसका में भी देखना, ये आगे वाला जो पार्ट रहता है न्यूक्लियस वाला ना, केंद्रक वाला, वही एक में इंटर करता है। अब बाकी सब जो होता है सब खराब, मतलब यहाँ बाहर निकल जाता है, उसी में खत्म हो जाता है, समझा? तो ऐसा ये क्रिया हमेशा ये होते रहता है, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब देखो ऐसे ओरिजिनली हम लोग देखें तो स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, बायोलॉजिकली बनाते हैं, तो ऐसा होता है। ये नहीं कि ऐसा, देखो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है, देखो तो नहीं आगे है ना, फिर यहाँ पे हल्का मोटा है ना, फिर क्या है? पोची है, समझा? उसी प्रकार यहाँ पर देखो ये आगे जो वाला होता है वो मोटा होता है, और यहीं पर इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यही वाला भाग ले जाता है, क्या करता है वहां पर? यही वाला भाग जो है वो फीमेल के एग से क्या करता है? मतलब फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, और निषेचित करके क्या करता है यहाँ पर? जो अपना क्या उसको बोलते हैं?
युग्मनज, युग्मनज का क्या करता है वहां पर जी, निर्माण करने का काम करता है। इसको बांट दो, सबको एक दे दो। एक एक पेज है, सबको एक पेज देना है। सबको देखो, जो आज पढ़ा रहे हैं ना वो सब लगले लगले देते चल रहे हैं, समझा? कोई वाला सब दे दिए ना उतना, जो आज पढ़ाएंगे आज कुछ एक में से कुछ कुछ नहीं रहेगा ओकरा में, समझा? लेकिन बहुत सारा चुका में है आज वाला, ठीक है? हाँ चले गए, सबको मिला हुआ है, चला गया था उस वही वाला तो है ही मिला। हाँ हाँ यही पढ़ाए थे। चलिए अब यहाँ पर आराम से देखिए, सुनिए इधर। शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु पुरुष जनन कोशिका है जिसमें अनुवांशिक सामग्री होती है और महिलाओं के अंडे से क्या करता है, मिलकर एक नया जीव का निर्माण करने का काम करता है। शुक्राणु देखो, पहले सुनो इधर, सुनो। शुक्राणु अब बचेगा जो दे देना हमको, ठीक है? रख ले रहना, वो स्वतिया के वो अधिका के है। अब देखो यहाँ पे शुक्राणु जो होता है वो क्या है जी, पुरुष प्रजनन कोशिका है, समझा ना? ये कहाँ पे से कहाँ से निकलता है? हाँ कल है पढ़ाए थे, वही पढ़ाए थे। शुक्राणु क्या है, एक पुरुष प्रजनन कोशिका है जो जिसमें क्या रहता है, बहुत सारा मतलब है जेनेटिक मटेरियल रहता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, अनुवांशिक खानदानी मटेरियल पदार्थ ओकरा में रहता है। पीछे पलट के देखो, समझा जी? फिर उसके बाद देखो, जब ये जाता है और क्या करता है जी, ये अंडाणु से यानी एकरा से, अंडाणु से क्या करता है, भाग लेता है। जब अंडाणु से भाग लेगा तो क्या बना देगा ये, फिर ये युग्मनज बना देगा, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे। ये अंडाणु वाला रहेगा, ये शुक्राणु वाला न्यूक्लियस रहेगा। अब फिर क्या करेगा जी, ये बंटेगा और बंट के क्या हो जाएगा, एगो इधर हो जाएगा कोशिका, एगो इधर, यानी दो गो कोशिका का निर्माण कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं जिसको, जाइगोट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, युग्मनज। क्या बोलते हैं इसको, युग्मनज। समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे करके क्या करता है, ये निर्माण करता है, समझा? देखो एकरा में शुक्राणु में पार्ट होता है, समझा? तो आगे वाला पार्ट क्या कहते हैं जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। जैसे बताओ, कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के जो बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं ना, कोशिका झिल्ली। अब उसके बाद देखो, जो ये आगे वाला ये जो मुंह है ना वाला, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। कुछ कहते हैं जी, एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी, एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। और एकरा अंदर में ये वाला क्या जी, न्यूक्लियस है। क्या है यहाँ पे है जी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक है ना? और एकरे में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र क्या काम करता है तुम अच्छी तरह से जानता है ना? गुणसूत्र पे क्या होता है, जो एकरा में जीन होता है। और जीन क्या काम करता है, जीन जो होता है, जीन में जेनेटिक मटेरियल रहता है और वही जेनेटिक मटेरियल के अनुसार जो होता है वो उसका मतलब गुण निर्धारित होता है ना? उसका रंग निर्धारित होता है, उसका लक्षण निर्धारित होता है उसी के ऊपर, समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो जीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? जीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है जी, के जेनेटिक मटेरियल है, समझा? और कहाँ किसके द्वारा वो पहुंचता है, किसी अदर जीव में? तो ये पहुंचता है पिता से बच्चे में, किसके द्वारा जाएगा, तो शुक्राणु के द्वारा ही मतलब उसमें जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब बताओ, गुण सूत्र का यहाँ बात आया, तो गुण सूत्र जो होता है वो कितना होता है हम पुरुषों में? 46 गो होता है। 46 गो होता है, चाहे संख्या में 46, और क्या उसको बोलते हैं जी, 23 गो जोड़ा होता है, समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे बढ़े ना? अब बाकी ये सब ऐसे ही स्ट्रक्चर है, नीक है, गर्दन है। फिर उसके बाद यहाँ मध्यम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है जी, ऊर्जा प्रदान, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, समझा? यानी ऊर्जा गृह कहते हैं इसको। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना रहेगा? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्या जी, मादा जनन अंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मादा जनन अंग। यहां से क्या हुआ, इतना ही। देखो अगर हम इसमें बताना चाहें तो और बता सकते हैं, समझा? उसको जाकर स्टेपलर कर लेना, उसके साथ पीछे लगा देना उसको, समझा?
और दिए हुए ना है जनन में, तो उसको हाँ पीछे कर लगा देना उसको लास्ट में। और देंगे, रोज दिन देते चलेंगे, जब पढ़ाएंगे देते चलेंगे, समझा। एक दिन देने में होता है क्या ना कि तुम लोग को लेट हो जाता है PDF, समझा, इसलिए हम रोज दिन देते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे सुनो, अगर मैं सुनो इधर, अरे बच्चे, अगर मेल ऑर्गन में और अगर हम डिटेल में जाते तो और डिटेल में जाते, समझा, और बहुत सारा चीज है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अनुसार क्या है जी, मतलब उतना ही पढ़ना है, समझा, उतना भी नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग तो हम जो है वो थोड़ा सा और हाई करके वहां पे पढ़ाए हैं। और नहीं तो तुम्हारे अगर सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाए ना तो ज्यादा दिन का ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर 5 से 6 दिन में खत्म हो जाता अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ाते तो, समझा, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ाने, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि तुम लोग वो उस फेज में आ गए हो जिस फेज में इसकी जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखो, मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है जी, देखो, ये मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक जटिल शारीरिक संरचना है। कैसा संरचना है जी, जटिल मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स, यानी मतलब एक जटिल है, समझा ना, जिसमें वे सभी अंग आते हैं, वे सभी अंग शामिल होते हैं जो क्या होते हैं जी, प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या, जनन करने में योग्य हो, यानी जनन करने में सहायक होता है ना, क्या। अच्छा, किसको पता नहीं, अरे यही ना रखले रह जाता है ना है, अब किसको मिला रहता है पता नहीं हमें चलता है, समझा। तो हम में से निकाल रहा है, मेरा में से तू निकाल रहा है, तो रख दो उसी में, रख दो। हम कहेंगे तू अपन में से चाहे में से निकाल लिया, रखो। अब यहाँ पर देखो तो याद रखना, यौन क्रिया और बच्चे को जन्म देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी मादा जनन कौन होता है जी, जो यौन क्रिया और प्रजनन और क्या यहाँ पे बच्चे को जन्म देने में भी क्या करता है, मदद करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। मादा जनन अंग में बहुत सारा अंग होता है, जैसे में देखो कौन है जी, पहला है अंडाशय यानी ओवरी, है ना, अंडवाहिनी, नलिका यानी फॉलोपियन ट्यूब, समझा, ट्यूब होता दिखाएंगे, अभी तुमको दिखाएंगे पता चल जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होता है, गर्भाशय, गर्भ जिसको बोलते हैं, गर्भ यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है जी, ओम्ब। क्या नाम है इसका, ओम्ब। और फिर क्या होता है, लास्ट जो होता है वो क्या होता है जी, योनि होता है। योनि जो है वो सबसे बाहरी भाग है और एक सहायक अंग है, समझा ना। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि मादा जनन अंग में सब मेन यानी कौन, मुख्य मादा जनन अंग कौन है जी, तो क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी जो है वो क्या है जी, मादा जनन अंग के मुख्य अंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्या है, तुमको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है जी, मादा जनन अंग है। क्या है, मादा जनन अंग, कौन, मेन मुख्य मादा जनन अंग यानी कौन, ओवरी है। क्या है जी बोला जी, ओवरी, यानी देखो ये अंडाशय है, अंडाशय है ना, इसी को क्या बोलते हैं, यही ने वो अंडाशय महिलाओं में यही ने वो ग्रंथि के रूप में रहता है। एकरे से ना क्या निकलता है जी, एकरा से हार्मोन भी निकलता है और एकरा से क्या बनता है जी, अंडाणु भी बनता है। क्या बनता है, इसे अंडाणु का भी निर्माण होता है, समझा। अब उसके बाद देखो तो इसमें बहुत सारा संरचना है, तो तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखो ये क्या है जी, हाई वाला क्या है, अंडाशय है। आदित्य इधर ध्यान दो, ये अंडाशय है, और ये जो यहाँ से तुमको दिख रहा है यहाँ तक, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला क्या है जी, यही वाला फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब, ये वाला क्या है जी, फॉलोपियन ट्यूब। देखो दोनों पट्टी होता है, फॉलोपियन ट्यूब होता है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। और ये क्या होता है, ये वाला गर्भाशय होता है, ऐसे, ये वाला क्या होता है जी,
गर्भाशय, गर्भ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गर्भ कहते हैं। और फिर क्या होता है बाहर में जी, क्या होता है जी? ये वाला क्या है? ये वाला है योनि, यानी बाहर में जो दिखता है वो क्या है? योनि है। फिर देखो यहाँ पर देखो, तो तुमको ऐसा आकार में दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है बताओ? ये है गर्भाशय, और इसके बगल में उधर होगा, नहीं दिख रहा इसमें, इसलिए यहाँ पर ये दिखाए हैं। ये क्या रहता है जी? फॉलोपियन ट्यूब रहता है, समझा? फिर उसके बाद क्या रहता है? गर्भाशय हो गया, फॉलोपियन ट्यूब हो गया, और यहीं पे क्या रहता है जी? अंडाशय रहता है, समझा? और यहाँ पर देखो ये जो भाग है बाहर वाला ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? योनि कहते हैं, समझा? ये गर्भाशय जो होता है कहाँ रहता है? तुमसे कोई पूछ दे बताओ गर्भाशय कहाँ रहता है, तो गर्भाशय जो होता है वो मतलब फीमेल में होता है। फीमेल में शरीर में कहाँ पे होता है? तब बोलना है क्या ना कि मूत्राशय और जो होता है यहाँ पे मल, यानी उस रेक्टम जो होता है, रेक्टम में उसके बीच में होता है, समझा? गर्भाशय कहाँ होता है जी? तो गर्भाशय जो होता है रेक्टम यानी मलाशय और मूत्राशय के बीच में यहाँ पर होता है, समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बोलो आदित्य, ये इधर देखते जाओ, देखो इधर। अभी फिर क्या है जी? यहाँ पर देखो, ये वाला तुमको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है वाला? ओवरी मतलब अंडाशय। ये वाला क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पर? इधर अंडवाहिका या फॉलोपियन ट्यूब। ये वाला तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पर जी? ये वाला है यूट्रस यानी गर्भाशय। ये वाला उसके ऊपर वाला भाग को कहते हैं फंडस, समझा ना? ये वही गर्भाशय नली, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्या दिखता है जी? विजाइना मतलब क्या? यहाँ पर ये क्या है? योनि इसको कहते हैं, समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? और अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखो ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा? ये अभी फिगर को समझाए हैं, समझा ना? वही यहाँ पर फिर है, यहाँ पर फिर समझा, यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर एक में हम आगे और डिटेल से तुमको बताएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बढ़े आगे ना? यहाँ पर देखो, इसमें तुमको नाम अगर लिखने के लिए तो क्या बोलेगा? यहाँ पर इसका क्या नाम लिखेगा जी बताओ? अंडाशय। क्या लिखेगा? अंडाशय। इसका क्या नाम लिखेगा? फॉलोपियन ट्यूब। ये वाला क्या है जी? फंडस। ये वाला क्या है? गर्भाशय। आई वाला होता है योनि, ठीक है? कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं ग्रीवा, ग्रीवा, समझा? तो ऐसे करके यहाँ पर देखो पढ़ने के लिए भी आता है एग्जाम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ने को आता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने को भी आता है, समझा? हाँ, तो कौन ला? हाँ, दोनों में से एक में चाहे एक में से कोई एगो तुम पढ़ सकते हो, एक में कोई दिक्कत नहीं है, समझा? तो आज तुम लोग का एगो होमवर्क भी है कि यहाँ आप लोग क्या करके आना है जी? पार के दोनों लाना है, समझा? विद नेम यानी नाम के साथ में, हाँ दोनों पार के लाना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है जी? ये गर्भाशय है ना, यानी यूट्रस है। और यहाँ पर देखिए ऐसे हम मतलब फोटो थ्रू दिखाना चाहते हैं क्या कि यहाँ पर ये जो रहता है, इसमें जो गर्भ में बच्चा रहता है जो ऐसे रहता है, ठीक है? कोई दिक्कत क्या? क्या ये है? यही तो गर्भाशय है, ये वाला, यही वाला तो अपरा है, प्लेसेंटा, जेकरा थ्रू बचवे में कहा जाता है खून के थ्रू पोषण पदार्थ जाता है, बचवा अंदर में नहीं ना खाएगा जी। आज हाँ नाभिक जैसे बोलते हैं उसको, ऐसे अपरा कहते हैं बायोलॉजिकल भाषा में उसको, समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यहीं पे क्या होता है? यहीं पे डेवलप होता है, यही क्या है जी? मेन है यूट्रस यानी गर्भाशय, यही वाला है, समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में जी, अंडाशय के बारे में, है ना? अंडा, एक सेकेंड, अगर हम पूछे कि इसमें अंडाशय किधर है, किधर बतलाएगा? ये वाला जो दिख रहा है ये गोला साई क्या है जी? अंडाशय है, समझा ना? यहाँ पर ही देखो, यहाँ, ठीक? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अंडाशय क्या होता है तो समझ में आया ना? समझा? अब देखो, प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा क्या होता है जी? अंडाशय। प्रत्येक यानी सभी स्त्रियों में कितना होता है जी? एक जोड़ा अंडाशय होता है। वो किधर होता है? एगो लेफ्ट में होता है, एगो राइट में होता है, समझा? एगो देखो यहाँ पर एगो लेफ्ट में है, एगो राइट में है।
कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? क्या जी? तो प्रत्येक स्त्रियों में कितना होता है? सभी स्त्रियों में एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक लेफ्ट एक राइट में होता है। समझा? यह कहाँ होता है जी? तो यह उदर गुहा, किसको क्या बोलते हैं? इसको उदर गुहा बोलते हैं, और इसी के यहाँ पर नीचे में रहता है। समझा? ये उदर गुहा के नीचे स्थान में यानी निचले भाग में स्थित श्रोणी गुहा, श्रोणी गुहा के बारे में हर बार बताए हैं। समझा? देखो ये वाला भाग में होता है, ये क्या है जी? ये श्रोणी गुहा है। समझा? आइए श्रोणी गुहा के भाग में यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर अंडाशय है ना, ये वाला देखो यहाँ पर अंडाशय है ना। समझा? तो यही क्या होता है जी? श्रोणी गुहा। तो श्रोणी गुहा समझे ना क्या होता है? तो हम बार बार बतलाए थे, ये जो कमर वाला भाग को कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको? श्रोणी गुहा इसको हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बोलो, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? अब आगे देखो यहाँ पे, तो इसको देखो इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं जी? पेल्विक कैविटी बोलते हैं, पेल्विस इसको कहते हैं। समझा? तुमसे कोई पूछे बताओ अंडाशय जो होता है वो कहाँ रहता है? तो अंडाशय जो होता है वो रहता है फीमेल में रहता है। समझा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। वो क्या है जी? मुख्य फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी मुख्य स्त्री जनन अंग है। समझा? जहां से अंडाणु सब निकलता है। समझा? फिर उसके बाद बोले कि उदर गुहा के निचले भाग जो होता है ना, वो निचला भाग का क्या नाम है? तो श्रोणी गुहा होता है। समझा? श्रोणी गुहा में ही क्या रहता है? पूरा गर्भाशय रहता है। समझा? पूरा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, और वहीं पे क्या रहता है जी? ये अंडाशय, मतलब अंडाशय होता है। अंडाशय स्त्री के प्रथम लैंगिक अंग है। बताए थे ना अभी कि मुख्य कहने का मतलब क्या? प्रथम, है ना? प्रथम क्या है जी? यहाँ पर वो एक अंग है, यानी प्रथम अंग, यानी बिंदु को अगर ये सब एकरा में जो अगर ये न रहेगा ना, अगर ये न रहे या खराब हो जाता है, तब क्या हो जाता है जी? वो स्त्रियों में बांझपन की मतलब गुण मतलब चला आता है। समझा? जहां पे क्या होता है जी? अंडाशय में क्या होता है जी? अंडे या अंडाणु का निर्माण होता है। समझा? यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अंडाशय में किसका निर्माण होता है जी? अंडाणु का निर्माण होता है। समझा? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? हाँ, माँ जो बनती है इसी के कारण बनती है। अगर ये नहीं होगा तो अंडाणु तो यहाँ पर निकलेगा नहीं, और जब ये अंडाणु नहीं निकलेगा तो यहाँ इधर से आके जो स्पर्म रहेगा यहाँ पे फर्टिलाइज का मतलब निषेचन नहीं हो पाएगा। और जब निषेचन नहीं होगा ना, तब क्या होगा जी? यहाँ पे गर्भधारण होगा ही नहीं, और जब गर्भधारण नहीं होगा तो महिलाएं जो है वो मां नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे थोड़ा सा देखो। अंडाशय जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि खाली वो अंडाणु को ही निर्माण करता है ना? अंडाशय सिर्फ अंडाणु का ही निर्माण नहीं करता है, वो क्या करता है जी? हार्मोन का भी निर्माण करता है। अब बताए थे हम कौन कौन हार्मोन का निर्माण करता है? तो एगो का नाम है एस्ट्रोजन, एगो का नाम क्या है जी? प्रोजेस्टेरोन, है ना? और यही जो है आगे जाकर जो मासिक चक्र होता है उसको कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है? यही दोनों करता है। समझा? यहाँ पर देखो वो भी पढ़ना है, मासिक चक्र भी यहाँ पे पढ़ना है, उसको भी डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। अंडाशय से ही महिलाओं में हार्मोन का भी स्राव होता है। समझा? महिलाओं में अंडाशय से ही अंडाणु का भी निर्माण होता है, और अंडाशय से ही क्या होता है जी? हार्मोन का भी स्राव, यानी उसका भी निर्माण वहां पे होता है। जैसे में कौन कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना? ये दो गो हार्मोन है, जहां वो कहां से निकलता है जी? अंडाशय से मतलब निकलता है। समझा? का उत्पादन मतलब करते हैं ये हार्मोन मासिक चक्र, है ना? मासिक धर्म चक्र गर्भावस्था को बनाए रखने में क्या करता है जी? महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। समझा? पहला देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये मासिक चक्र को कंट्रोल करता है, और जब मासिक चक्र होगा तभी जाके अंडाणु मतलब क्या होगा जी? वहां का अंडाणु स्राव होगा। यानी जैसे ही मासिक चक्र होता है तो मासिक चक्र के दौरान ही क्या होता है? इस अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, और अंडाणु निकल के फिर क्या होता है जी? ये फॉलोपियन ट्यूब में
चला जाता है, समझा। और उसी घर यहाँ पे अगर यहाँ पे शुक्राणु इसके अंदर में जाए और इसे क्या करे जी, फर्टिलाइजेशन करे, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन करे, तब जाके वहां पे गर्भाधारण हो सकता है। ठीक, तो याद रहेगा ना कि जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, मासिक चक्र को भी मतलब कंट्रोल करके रखता है, और गर्भ धारण करने में भी यही दोनों हार्मोन का ज्यादा मतलब मुख्य भूमिका होती है। हाँ, गर्भ धारण करने में अगर ये दोनों में से कोई एक हार्मोन का अनबैलेंस हुआ तो ये गर्भ धारण करने में क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, समझा। क्योंकि फिर अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो मासिक चक्र क्या हो जाएगा जी, अनकंट्रोल हो जाएगा। जैसे ही मासिक चक्र अनकंट्रोल होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण बढ़िया से नहीं होगा, अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। और जब अंडाणु का निर्माण होगा ही नहीं तो क्या गर्भधारण होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितना होता है जी, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है जी, हाँ लगभग में होता है, थोड़ा सा देखो, अब होता है कि 3.5 हो सकता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे करता है। कितना होता है जी, 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। हाँ सब में लगभग, सब में, समझा, ऑल टू ऑल। यह श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायु लिगामेंट से क्या रहता है जी, जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको दिखा रहे हैं, यह जो तुमको दिख रहा है नहीं वाला, ये वाला, यही वाला लिगामेंट है। लिगामेंट, यही लिगामेंट है। ये लिगामेंट से देखो तो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, दोनों पट्टी देखो जुड़ा हुआ कि नहीं है। तो याद रखना, गर्भाशय से ओवरी जो होता है यानी अंडाशय जो होता है किससे जुड़ा हुआ रहता है जी, लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है छोटे, लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। नहीं नहीं, ये शुक्राणु इधर से जाएगा, ऐसे होके जाएगा, और क्या नहीं, इधर में नहीं, नली थोड़ी है, यहाँ पे नली नहीं है, यहाँ पे ऐसी एक मतलब जुड़ा है, एक मांसल संरचना है, समझा, एक लिगामेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो याद रखना किससे जुड़ा रहता है जी, लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है, समझा। तुमसे कोई पूछे कि अंडाशय का जो लंबाई होता है वो कितना होता है जी, 2 से 4, किससे मतलब है, गर्भाशय से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, तो लिगामेंट से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, समझा। गर्भ धारण करने में और मासिक चक्र को कंट्रोल करने में कौन से हार्मोन दो कार्य करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या, प्रत्येक अंडाशय का एक पतली, प्रत्येक अंडाशय जो होता है एगो पतली क्या होता है जी, पतली पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा मतलब उदर गुहा से, उदर गुहा मतलब क्या, ये वाला उदर गुहा है ना, एक अंदर में जो होता है वो पेरिटोनियम क्या होता है जी, लेयर होता है। और वही पेरिटोनियम लेयर के द्वारा क्या रहता है जी, वो उदर गुहा के जो पृष्ठीय दीवार जो होता है ना, उदर गुहा के जो दीवार होगा ना, वो उदर गुहा के दीवार से किससे जुड़ा रहता है जी, पेरिटोनियम नामक एगो झिल्ली से जुड़ा रहता है। बस इतना तुमको याद रखना है। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडाशय जो होता है उदर गुहा से, है ना, कौन सा झिल्ली से मतलब क्या रहता है जी, जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या बोलना है, पेरिटोनियम झिल्ली कहना है, समझा। उदर गुहा के नीचे ही ना रहता है तो इससे जुड़ाव रहेगा ना, उसका नहीं रहेगा तो वहां पे अनकंट्रोल ना होगा जी, अनबैलेंस। देखो हर एक त्वचा जो होता है हम लोग के अंदर में ना किसी चीज क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है, जिससे बैलेंस बन के रहता है वहां पे, समझा। ज्वाइंट नहीं रहेगा तो मान लो 1 सेकंड यहाँ पर अगर रख दिया जाए, चाहे जहाज में जाओ और सब, चाहे गाड़ी में, सीधे बस में जाओ, बस में तुम चढ़ा होगा, सब सीट को खाली ऐसे ही रख दिया, सरिया दिया जाए, क्या होगा, सब सीट को ऐसे सरिया दिया जाए, उसको बेल्डिंग नहीं किया जाए, क्या होगा बताओ, इन्हें वाला इन्हें भागेगा, उन्हें वाला उन्हें भागेगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे सबका जुड़ाव होना अति आवश्यक है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इधर प्रत्येक अंडाशय संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ाए हैं, है ना, कनेक्टिव टिश्यू, समझा। उत्तक के एक आवरण यानी क्या इसका नाम है जी, ट्यूनिका एल्यूब्यूजिनिया, है ना, ट्यूनिका एल्यूब्यूजिनिया
जिनिया से ढका होता है, यहाँ पर होता है एगो आवरण होता है, समझा है ना, अंडाशय के ऊपर वो आवरण जो होता है किसका होता है जी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ढका रहता है, समझा। इस आवरण के नीचे जनन एपिथेलियम क्या होता है जी, पाया जाता है। एपिथेलियम जो होता है उत्तक होता है, वो पाया जाता है, वहीं पे क्या होता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर विकास होता है किसका, अंडाणु का। चलो यहाँ पर थोड़ा सा हिला देखो, ये क्या है बताओ, ये अंडाशय के जो है वो कटा हुआ भाग है, क्या है जी, कटा हुआ भाग है, समझा। यह जो है अंडाशय का ही एक भाग है जिसको अंदर से काट के देखा जा रहा है कि कैसे, मतलब यहाँ पे ओवम का मतलब है, ओवम जो अंडाणु का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। देखो पहला जो है यहां से क्या हो जाता है जी, प्रीमोर्डियल एंड फॉलिकल, यानी वहां से देखो कहां से, ब्रेन से क्या आएगा पहले, FSH नामक हार्मोन, समझा, आएगा, इस पे काम करना शुरू कर देगा, समझा ना। जैसे इस पे काम करना शुरू करेगा वैसे ही क्या होगा जी, वैसे ही क्या होगा बताओ, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे अंडाशय का मतलब देखो, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, शुरुआत होगा, यानी वहां पे क्या हो जाएगा, मासिक चक्र जो होगा वो शुरू हो जाएगा, समझा। मासिक चक्र में जानता है सब कि शुरू का एक से लेके यानी 3 से लेके 5 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, उस समय यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत हो जाता है। जैसे शुरुआत हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हल्का आगे मैं बढ़ा, फिर उसके आगे मैं बढ़ा, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या होता है जी, यहाँ पे यानी देखो उस साइड यानी पे क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, अंडाशय जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, समझा। मैच्योर होकर फिर क्या होता है, इससे देखो यहाँ पे एकरा से क्या निकल जाता है जी, ये वाला जो रहता है ना, ये पूरा सिस्टम जो रहता है, आगे पढ़ना है, ये हायर क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ेगा, समझा। नहीं इसमें नहीं, ये हम खाली तुमको दिखा रहे हैं कि कैसे मतलब निर्माण हो रहा है। बाकी हायर क्लासेस में 11th 12th में जो है ना, 12th में तीसरा चैप्टर इसका जनन ही है, समझा। एकदम पूरी तरह से डिटेल से पढ़ेगा, इस सबका नाम भी जानेगा, क्या नाम होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब तुम जानेगा कहाँ पे, 11th क्लास में। खाली हम तुमको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर निर्माण होता है। तो ऐसे करके यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, मैच्योर होता है, ऐसे क्या करता है, फट जाता है, समझा। ये फट कर क्या होता है जी, हम बाहर में निकल जाता है, समझा। और ये बाहर में निकलेगा तो देखो, बाहर में निकलेगा ना, जैसे ही ये बाहर में निकलेगा, यहाँ पर क्या रहता है जी, यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब में रहता है, यहाँ पर देखो अंगुली नामा एगो रचना है, अंगुली जैसा यहाँ पर रचना है ना, ये रचनावा क्या करता है, उसको अंडाशय को अंडाणु को पकड़ लेता, पकड़ के में लेके चला जाता है, समझा। फिर उसके बाद क्या होता है जी, ये क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फिर ये निर्माण कर देता है। ये जो अंडाशय जो था, यहाँ से जो ये फटा और फट कर निकल गया, ये फिर क्या करता है जी, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर देता है, समझा ना। और फिर एक में आगे में जो क्रिया होता है वो आराम से यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब पढ़ना है, तो फॉलोपियन ट्यूब में क्या है, तो फॉलोपियन ट्यूब है पहले क्या बताओ, हाँ नलिका एगो है, नलिका यानी नली है एगो, फॉलोपियन ट्यूब है क्या जी, एक नली है, समझी, एक नली है जो क्या करता है जी, जो एक जोड़ा रहता है वो इधर भी होता है और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ होता है, समझा ना। तो याद रखना है कि फॉलोपियन जो नलिका होता है वो एक जोड़े में होता है, जो अंडाशय के ऊपरी, अंडाशय से हल्का ऊपर यानी ऊपरी भाग से शुरू होता है और नीचे जाकर कहाँ होता है जी, गर्भाशय में जाके वो जुड़ जाता है, ठीक है। यानी देखो यहां से शुरू होगा, यानी गर्भाशय यानी अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होगा और कहां पे जाकर खत्म हो जाएगा जी, गर्भाशय के पास में जाके जुड़ जाता है। तुमसे पूछा जाएगा बताओ फॉलोपियन ट्यूब कहां से कहां होता है, तो तुमको सीधे बोल देना है कि अंडाशय से शुरुआत होगा और कहां तक खत्म होता है जी, गर्भाशय से जाके वो जुड़ जाता है। या तुम ऐसा बोल सकता है कि गर्भाशय से लेके, गर्भाशय की बाहरी दीवार से लेके कहां तक होता है जी, अंडाशय के बाहरी दीवार तक वहां पे होता है कौन, यहाँ पे फॉलोपियन नलिका होता है। यहाँ पर देखो ये क्या है जी, यहाँ पर तुमको सब जो दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है जी, फॉलोपियन नलिका। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। फॉलोपियन नलिका अगर तुमको पहचानने के लिए आएगा तो पहचान जाएगा ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी है ना। प्रत्येक फॉलोपियन नलिका का शीर्ष भाग पर एगो चौड़ा कीप जैसा, देखो चौड़ा सा भाग है ना जी, यहाँ पे
चौड़ा सा भाग दिख रहा है तुमको, ये वाला झालर जैसा, झालर जैसा दिख रहा है ना, किप जैसा है ना, यानी कुप्पी जैसा होता है ऐसे करके, समझा। तो ये क्या होता है, झालर जैसा होता है, समझा, जो अंडाणु को फलोपियन नलिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। इसका नाम क्या होता है जी, फिम्बरी होता है, समझा। झालर बोलो या फिम्बरी कहते हैं इसका, इसको फिम्बरी भी कहते हैं या झालर भी कहते हैं, समझा। हाँ, इंग्लिश फिम्बरी में है और झालर हिंदी में है, इसका कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। या इसको एक और नाम है कीपक, सॉरी उल्टा बोल दिया इसे। देखो यहाँ पर ये जो आवरण है ना, ये वाला, ये चौड़ा भाग वाला है, इसको बोलते हैं कीपक। आयका में जो अंगुली नामक जो रचना निकलता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, झालर कहते हैं, समझा। झालर यानी फिम्बरी कहते हैं, समझा। अब इसके में आगे में हम तुमको दिखा रहे हैं, देखो तुमको पहले यहाँ पर दिखा देते हैं इसका क्या होता है, फिर उसके बाद हम रचना यहाँ पे पढ़ाएंगे। देखो पहला क्या है कि यहाँ पर तुमको यहाँ दिखेगा कि यह क्या है जी, पूरा फलोपियन नलिका है। फलोपियन नलिका में 3 भाग होता है, इधर ध्यान दो। फलोपियन नलिका में 3 भाग होता है। पहला क्या होता है जी, इनफंडिब्यूलर। क्या होता है, इनफंडिब्यूलर मतलब कीपक, कीपक, समझा। दूसरा होता है एम्पुला। क्या होता है जी, यानी तुम्बिका, समझा। क्या होता है इसका नाम जी, तुम्बिका। और तीसरा कौन होता है, इस्थमस, इस्थमस, इसका नाम भी इस्थमस है, ठीक है। पूरा क्या है जी, पूरा मिलाकर क्या इसको बोलते हैं, फलोपियन नलिका बोलो या तुम क्या बोलो जी, इसको अंडवाहिनी बोलो। देखो यहाँ पर लिखा है डिबवाहिनी नलिका या अंडवाहिनी नलिका इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इनफंडिब्यूलम जो होता है, ये ओवरी के पास होता है। कहाँ होता है जी, इनफंडिब्यूलम कहाँ होता है, ओवरी यानी अंडाशय के पास होता है। एकरा में यानी इनफंडिब्यूलम में एगो ऐसा झालर जैसा मोती, यहाँ पे अंगुली नमा एगो रचना निकला रहता है। क्या निकला रहता है जी, झालर जैसा एगो रचना निकला होता है। उस रचना का बोलते हैं फिम्बरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्बरी, या इसको हिंदी में बोलोगे तो झालर बोलोगे। क्या बोलोगे जी, झालर बोलोगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, ये क्या है जी, झालर हो गया, समझा। इसमें दूसरा भाग जो होता है उसका क्या नाम है जी, एम्पुला यानी तुम्बिका, तुम्बिका है। क्या जी, तुम्बिका। फलोपियम के दूसरा भाग कौन है जी, फलोपियन ट्यूब के एम्पुला है ना। और तीसरा भाग क्या होता है जी, इस्थमस, जो कहां से रहता है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है, समझा। कहां से जुड़ा रहता है जी, गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है। अब समझ में आया, यहाँ पे बोलो पार्ट समझ में आया, कौन कौन का पार्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखो अंडाशय के ठीक पास डिबवाहिनी का एक हिस्सा होता है। डिबवाहिनी मतलब क्या जी, फलोपियन ट्यूब का क्या रहता है, वो हिस्सा रहता है। यहाँ पे अंडाशय से ऊपर होता है, बताइए कि यहाँ पे गर्भाशय में जाके वो जुड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हिस्सा होता है, जिसका नाम क्या है जी, कीप, यानी आकार में थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसे कीप कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, कीपक कहते हैं, समझा। कीपक यानी इनफंडिब्यूलम के किनारे एक अंगुली जैसा क्या होता है, रचना होता है। बताए अभी समझा दिए, पूरे तरह से समझा दिए ना। ये क्या होता है, रचना होता है। उस रचना को हम लोग फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी का मतलब क्या, झालर, झालर कहते हैं उसको, समझा ना। और ये झालर का काम क्या होता है अभी बताए हैं। झालर का काम क्या होता है, अंडाणु को ओवरी से पकड़ के लेके कहां पहुंचा देना, फलोपियन ट्यूब में पहुंचा देने का काम करता है, समझा। जो झालर होता है वो झालर का काम क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु को पकड़ के फलोपियन नलिका में पहुंचाने का काम होता है। क्या होता है जी, अंडाशय से अंडाणु को पकड़ के कहां पहुंचाने का काम करता है, फलोपियन नलिका में पहुंचाने का काम करता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि अंडोत्सर्जन के दौरान, अंडाशय बता दिए हैं कि अंडोत्सर्जन मतलब क्या, अभी दिखाए थे फिगर वाला बड़का सा, ये वाला फिगर तुमको दिखाए हैं कि यहाँ पर क्या हो गया जी, जब जैसे अंडाशय से अंडाणु बाहर आएगा,
वैसे ही क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे वो फिमड़ी क्या करेगा, उसको पकड़ेगा और पकड़ के उधर में अपना लेके जाने का काम करेगा। बताए यहाँ पे ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अरे यार क्या हो गया? नहीं इंडो नहीं है यहाँ पे, सही। एक सेकेंड, कट उठ का गया है, कट गया था है ना, कट गया था यहाँ से। अब देखो यहाँ पे अंडोत्सर्जन के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु संग्रह करने में झालर यानी फिमड़ी क्या करता है जी, सहायता करता है। पूरी तरह से हम तुमको बता दिए हैं। कीपक आगे चलकर क्या होता है जी, अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में जाके खुलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, तुम्बिका कहते हैं, यानी एम्पुला। यानी हई वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये आगे बढ़ता है। यह एक चौड़ा ही भाग होता है जिसका नाम क्या है जी, एम्पुला नाम है। समझा? एम्पुला में क्या होता है याद रखना, फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में ही निषेचन की क्रिया होती है। कहाँ होती है निषेचन क्रिया जी? एम्पुला भाग में। कहाँ पे? स्त्रीलिंग जनन अंग में फॉलोपियन ट्यूब में एम्पुला जो भाग होता है फॉलोपियन ट्यूब का, वहीं पर क्या होता है जी, यहाँ पे स्त्रीलिंग जनन अंग, सॉरी उल्टी बोल दिए, निषेचन का क्रिया होता है। तुमसे अगर पूछ देगा कि बताओ फॉलोपियन ट्यूब में कहाँ पर निषेचन की क्रिया होता है, तो एम्पुला में होता है। कहाँ होता है जी? एम्पुला में होता है। समझा? अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या होता है जी? इस्थमस होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है जी? इस्थमस होता है। क्या होता है? छोटा सा हल्का सा पतला सा रहता है। समझा? संकरी रहता है यानी पतला होता है। समझा? जो गर्भाशय से जाके क्या करते हैं, इसको जी जोड़ने का काम करता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब देखो निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब के अंडवाहिनी में एम्पुला नामक हिस्से पर होता है, बता दिया तुमको, ये याद रखना है तुम लोगों को, है ना। एम्पुला फॉलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग होता है। क्या होता है जी? चौड़ा भाग है। लेकिन यहाँ पर तुमको यहाँ पर दिया हुआ ना, यहाँ पर घुमा हुआ है ना, जैसे तुमको देखेगा बढ़िया से माइक्रोस्कोप से देखेगा ना, तुमको आराम से यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा। समझा? चौड़ा भाग होता है जहां पर क्या होता है जी, ओव्यूलेशन के बाद निषेचन, यानी अंडा और शुक्राणु से मिलकर क्या होता है जी, निषेचन क्रिया होता है। तुमको बताएं अभी कि अंडाशय में, सॉरी फॉलोपियन ट्यूब में एम्पुला के स्थान पर ही क्या होता है जी, वहां पे निषेचन की क्रिया होती है। समझा? और निषेचन के द्वारा क्या होता है जी, वहीं पे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से खसकते जाता है। समझा? और खसक के क्या होता है जी, यहाँ पे चला आता है। याद रखना, सुनो पहले इधर, एम्पुला को नहीं, एम्पुला को तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका, समझा? कीपक कहते हैं, क्या इनफंडिब्यूलम को कहते हैं, इनफंडिब्यूलम। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक डिंबवाहिनी, यानी इसका जो यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब का जो लंबाई होता है ना, वो कितना होता है जी, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है छोटू? 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। समझा? अब देखो फॉलोपियन नलिका के दीवार क्या होता है, देखो मांसल होता है। जानने में करता है कि मांसल होता है। मांसल मतलब क्या? पूरा शरीर में मांसल ना है जी, हड्डी उड्डी है, फिर क्या है, मांस है। समझा? फॉलोपियन नलिका की दीवार मांसल एवं संकुचनशील होते हैं। इसके भीतर में क्या होता है जी, सिलिया। देखो ये ऐसे मान लो, ऐसा है, एगो रचना ही है, तो एकरा में ऐसे सिलिया होगा। एकरा में एक दीवार पर क्या होगा जी, सिलिया होगा। क्या होगा छोटू, बता पहले इधर। सिलिया होता है। सिलिया क्या काम करता है, ये जो अंडाणु होता है, अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु, इस अंडाणु को क्या करता है जी, इधर में बढ़ाने का काम करता है। किसका करता है जी? नीचे में नहीं आने देता है, ऊपर में ही जाएगा। समझा? और यहाँ पर क्या हो जाता है, एम्पुला के पास में निषेचन हो जाता है। तो निषेचन के बाद में जाइगोट बढ़तेगा, बढ़ते बढ़ते ब्लास्टुला यानी 16 भाग में हो जाता, 16 या 8 भाग में होता है ना, तो ब्लास्टुला कहते हैं। वो आगे तुमको पढ़ना है 12th में। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आगे जाता है और आकर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है ना गर्भाशय का, वहां पर क्या होता है जी, ये
चिपक जाता है, समझा। और चिपकला के बाद करता है वहां पे बेबी का फॉर्मेशन, मतलब वहां पे शुरू हो जाता है, ठीक है। जो अंडाणु को फलोपियन नलिका से नीचे की ओर यानी वो आराम से मतलब सहायता यानी चलने में, उसको आगे में बढ़ने में सहायता करता है, समझा। इस नलिका के दौरान क्या होता है जी, अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता है, समझा। कोई दिक्कत पे अब छोड़ दो इतना ही, ठीक। अब क्या है जी, कल से अगला दिन क्या पढ़ाएंगे, गर्भाशय, ठीक है। आज के लिए इतना ही रह देते हैं क्योंकि ढेर हो गया आज।